तो द्वारका के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कविता सुनना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी तरह से उनको संदेश समय पर शायद नहीं पहुंचा पाते। लेकिन अगले बार कोई कार्यक्रम करेंगे तो मैं अपनी तरफ से भी पूरा प्रयास करूंगी और हमारी संस्था की तरफ से भी, जो दोनों सहयोगी संस्थाएं हैं, और सीसीआरटी की तरफ से भी पूरा प्रयास रहेगा कि ये हॉल पूरी तरह से भरा हो। लेकिन आ गए हैं और तमाम यहाँ के जितने भी प्रबुद्ध लोग यहाँ उपस्थित हैं, तो हमें श्रोताओं की कमी महसूस नहीं हो रही है। बहुत बड़े नाटककार यहाँ पर संतोष जी यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और अब मैं किसी भी कार्यक्रम का प्रारंभ हमेशा सरस्वती वंदना से होता है। बिना सरस्वती वंदना के कोई कार्यक्रम होता है तो हम उसे कार्यक्रम तो कह सकते हैं, लेकिन कवि सम्मेलन नहीं कह सकते। आइए इस आयोजन को हम कवि सम्मेलन बनाएं, और उसके लिए मैं हमारे इस मंच के सबसे युवा हस्ताक्षर जो जयपुर से हमारे बीच में आए हैं, श्री ईशान दुबे जी से आग्रह करती हूँ कि वे आए और सरस्वती वंदना करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। और आप लोग जोरदार तालियां बजाकर ईशान दुबे को पिता परमेश्वर विष्णु को, माता सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ, मेरे अग्रजों को, और आपको भी जो ये सुनने के लिए आए हैं। आप सीसीआरटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और शुरुआत करता हूँ सरस्वती वंदना से, जैसा आदेश हुआ है। हे माँ वाणी जग कल्याणी, सुर नर मुनि सब गुण गाते, जीवन धन्य समझते अपना जब तेरे दर्शन पाते। हे माँ वाणी जग कल्याणी, सुर नर मुनि सब गुण गाते, जीवन धन्य समझते अपना जब तेरे दर्शन पाते। जिससे भी तू रूठी माता, व्यर्थ हुए उसके साधन, जिससे भी तू रूठी माता, व्यर्थ हुए उसके साधन। इंद्रासन की जगह असुर ने मांग लिया था निद्रासन, तेरी कृपा दृष्टि से प्रेयस सारे श्रेयस बन आते, जीवन धन्य समझते अपना जब तेरे दर्शन पाते। हे माँ वाणी जग कल्याणी, सुर नर मुनि सब गुण गाते, जीवन धन्य समझते अपना जब तेरे दर्शन पाते। महामूर्ख खल कामी हूँ मैं, मैया दया करो मुझ पर, ना जब तेरे दर्शन पाते। हे माँ वाणी जग कल्याणी, सुर नर मुनि सब गुण गाते, जीवन धन्य समझते अपना जब तेरे दर्शन पाते। प्रभु से ज्ञान चखा अर्जुन ने, मुझको उसका स्वाद मिले, प्रभु से ज्ञान चखा अर्जुन ने, मुझको उसका स्वाद मिले। संस्कृत की बेटी हिंदी को वही पद्य अनुवाद मिले, पहले मैं समझूं इसको फिर जीवन बीते समझाते, जीवन धन्य समझते अपना जब तेरे दर्शन पाते। हे माँ वाणी जग कल्याणी, सुर नर मुनि सब गुण गाते, जीवन धन्य समझते अपना जब तेरे दर्शन पाते, जीवन धन्य समझते अपना जब तेरे दर्शन पाते, जीवन धन्य समझते अपना जब तेरे दर्शन पाते। बहुत सुंदर है। यहाँ जितने भी कवि उपस्थित हैं, सभी लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं और सभी लोग बहुत बड़ा बड़ा मानदेय लेते हैं, लेकिन मेरे आग्रह पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इसलिए व्यक्तिगत रूप से मैं भी इनका आभार मानती हूँ। क्योंकि हमारे इस द्वारका परिसर में बहुत लोग रहते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर वो एक सांस्कृतिक वातावरण की सृष्टि नहीं हो पाई है जो मैं करना चाहती हूँ, और सीसीआरटी का उद्देश्य भी वही है। तो अगले बार जब ये पूरा कार्यक्रम हो तो ऐसी मैं आशा करूंगी कि यहाँ पूरा हॉल श्रोताओं से भरा हो। कुछ इस तरह की तैयारी हम लोग करें पहले से, तो सुनाने में भी बहुत आनंद आता है और श्रोताओं को सुनने में भी बहुत आनंद आता है। एक बार तालियां बजा दीजिए ना। सारे रस हो गए, एक रस रह गया, तो वो मैं आपके सामने पहले प्रस्तुत करती हूँ, फिर देशभक्ति की कविता सुनाऊंगी। कि याद कोई करता है, हिचकियां बताती है। क्या बात है। अच्छा है, तो म्यूजिक कौन बजा रहे? वीणा जी, वीणा बजा रहे। कि याद कोई करता है,
हिचकियां बताती है कि याद कोई करता है, हिचकियां बताती है कौन पास कितना है, कौन पास कितना है, दूरियां बताती है कौन पास कितना है, दूरियां बताती है, याद कोई करता है, हिचकियां बताती है कौन पास कितना है, दूरियां बताती है। और ये शेर आप सबके नाम कि धीरे धीरे खुलते हैं ये दिलों के दरवाजे, क्या बात है, वाह वाह, कि धीरे धीरे खुलते हैं ये दिलों के दरवाजे, धीरे धीरे खुलते हैं ये दिलों के दरवाजे, दिल की बात आँखों की, दिल की बात आँखों की खिड़कियां बताती है, दिल की बात आँखों की। मैंने आप लोगों के लिए बहुत ताली बजाई। दिल की बात आँखों की खिड़कियां बताती है, और आज भी तड़पता है दिल किसी की यादों में। क्या बात है, वाह 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 वाह, पुराने दिन याद आ गए लोगों को। आज भी तड़पता है दिल किसी की यादों में, आज भी तड़पता है दिल किसी की यादों में, ये किताब में रखी, ये किताब में रखी चिट्ठियां बताती है, ये किताब में रखी चिट्ठियां बताती है। और एक बहुत नाजुक सा शेर कि रात भर जगी है रात और रात भर हुई बरसात। क्या बात है, वाह 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 वाह, कि रात भर जगी है रात और रात भर हुई बरसात, रात भर जगी है रात, रात भर हुई बरसात, शब के राज को चटकी, शब के राज को चटकी चूड़ियां बताती है, शब के राज को चटकी चूड़ियां बताती है। और एक अलग सा शेर आ गया है इसमें कि जुल्म के मुखालिफ अब इनकलाब आना है, कि जुल्म के मुखालिफ अब इनकलाब आना है, जुल्म के मुखालिफ अब इनकलाब आना है, जुल्म के खिलाफ उठती, जुल्म के खिलाफ उठती मुट्ठियां बताती है, जुल्म के खिलाफ उठती मुट्ठियां बताती है। और भारत के गणतंत्र को समर्पित ये शेर कि भाई की भुजाओं के शौर्य पर भरोसा है, कि भाई की भुजाओं के शौर्य पर भरोसा है, भाई की भुजाओं के शौर्य पर भरोसा है, सरहदों पे बहनों की, सरहदों पे बहनों की राखियां बताती है, सरहदों पे बहनों की
राखियां बताती हैं भाई की भुजाओं के शौर्य पर भरोसा है सरहदों पे बहनों की राखियां बताती हैं याद कोई करता है हिचकियां बताती हैं कौन पास कितना है दूरियां बताती हैं क्या वाह वाह वाह। से पहले कवि आए थे, उन्होंने कहा कि मैं कवि नहीं हूँ, मेरे अंदर कवि का भूत है। और मुझे मेरे पति क्या कहते हैं वो आप सबको बता देती हूँ। पिछली होली पर क्या हुआ वशिष्ठ जी कि मेरे चेहरे पर लाल पीला नीला रंग पुता देखकर मेरे पति की खुशी बहुत बढ़ जाती है। मेरे चेहरे पर लाल नीला पीला रंग पुता देखकर मेरे पति की खुशी बहुत बढ़ जाती है। बड़े खुश होकर कहते हैं एक ही दिन है जब निकम्मी चुड़ैल असली रूप में नजर आती है। हंसने के लिए मुझे कहीं नहीं जाना पड़ता, क्या जरूरत क्या है। और मैं तो सबको यही घर में ही सामान मौजूद है हंसाने का। बिल्कुल, हम तो पति पत्नी मस्त रहते हैं। और मैं तो एक बात कहती हूँ कि टेंशन लेनी ही नहीं चाहिए, लेने की चीज ही नहीं है। आप लेना ही चाहते हैं तो द्वारका में फ्लैट लीजिए, कहीं कोठी लीजिए, बंगला लीजिए, गाड़ी लीजिए, लोन लीजिए, निकल लीजिए। अच्छा, लोग कहते हैं कि भाई तू टेंशन नहीं लेती और तू सरदारों के बारे में या पति के बारे में कह देती है। तो मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं डरती, बिल्कुल टेंशन नहीं लेती। बोले कैसे? मैंने कहा इतिहास गवाह है, हम तो देश की गद्दी पे भी चुपचाप 10 साल बैठे रहे, हमने टेंशन नहीं ली। सारे देश ने टेंशन ली, हम बोले हमने नहीं ली। क्या जरूरत क्या लेने की? सब बोले सब सरदार तेरे से लड़ेंगे। मैंने कहा नहीं लड़ेंगे। बोले कैसे? मैंने कहा इतिहास गवाह है, मनमोहन जी चुनाव तक नहीं लड़े। बिना लड़े क्या हम अपन प्रधानमंत्री बन सकते हैं? तो फिर चुनाव लड़ने की क्या जरूरत? और रही बात में हास्य के लिए मैं बता दूं, बड़ी गहरी बात, बट श्रोता कितने भी हैं पर बहुत शानदार श्रोता है कीर्ति जी। तो घर में ही देखिए हास्य कैसे निकलता है। चुनाव का दिन था, अब चुनाव का दिन, और मैंने अपने पति को कहा, मैं कवित्री हूं तो कवि के अंदाज में कहा, मैंने कहा पति देव, जैसे सारी दुनिया आधी दुनिया चुनाव में वोट डालने नहीं जाती, मेरे पति उस आधी दुनिया में ही। तो मैंने उनसे कहा हे पति देव उठिए और जाकर वोट दे आइए, जाकर छुट्टी का दिन आज यूं ना बिताइए। आप जवाब सुनिएगा और समझ आ जाए तो ताली बजाइएगा। मैंने कहा पति देव उठिए, छुट्टी का दिन यूं ना गवाइए और जाकर किसी को वोट दे आइए। वो मेरी ओर देखकर बोले, ध्यान दीजिएगा, वो मेरी ओर देखकर बोले मैं वोट डालने नहीं जाऊंगा, मेरा चुनाव गलत हो जाता है, देश को बचाऊंगा। सीसीआरटी के अंदर मुझे आमंत्रित करने के लिए मेरी बड़ी बहन आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, यहाँ के निदेशक आदरणीय बड़े भाई ऋषि वशिष्ठ जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सभागार में उपस्थित आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इस मर्द मंच को नमन करता हूँ, माँ भारती को नमन करता हूँ, माँ वीणा पाणी को नमन करता हूँ और अपनी बात एक गीत से शुरू करता हूँ। जिन वीरों ने माँ भारती को आजाद कराने में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उन वीरों को इस गीत के माध्यम से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे। देश मेरा पुकार रहा है, वतन के उन रखवालों को, जान लुटा गए देश की खातिर ऐसे उन मत वालों को। वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे। बदल दिया था देश मेरा जब ऐसी आंधी आई थी,
झांसी की रानी ने देखो गोरों को धूल चटाई थी, सो बार नमन है देखो ऐसे हिम्मत वालों को। देश मेरा पुकारा है वतन के उन रखवालों को। वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे। और एक ऐसा देशभक्त जिसने कहा है कि जश्न आजादी का हम मना कर रहेंगे, कि जश्न आजादी का हम मना कर रहेंगे, गुलशन को अपने फूलों से महका कर रहेंगे। ये चिंगारी नहीं शोला है यारो, दुश्मनों को खाक में मिला कर रहेंगे, मिला कर रहेंगे। नेताजी ने जर्मन में अपना परचम लहराया था, गोरी हुकूमत को पल में जड़ से उखाड़ पकाया था। नहीं भूलेगा हिंदुस्तान ऐसे उन दिल वालों को। देश मेरा पुकार रहा है वतन के उन रखवालों को। वंदे मातरम वंदे वंदे। द्वारका के प्रबुद्ध एवं रसिक श्रोताओं को नमन करता हूं और सीसीआरटी के द्वारा अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आज का जो शानदार कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, इसके लिए मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। मेरी सोसाइटी से खन्ना साहब, खरेजा साहब, त्रिवेदी जी द्वारका न्यूज से यहाँ बैठे हैं, तृप्ति जी जिन्होंने कोविड में मेरे साथ बहुत काम किया है, बहुत सारे लोग हमारे बैठे हैं। आप सभी का भी अभिनंदन करता हूं। और माता शारदा की वंदना जैसे अभी हुई है, मैं चाहता हूं दीदी अपने अंदाज में माता शारदा की वंदना करना चाहता हूं और कवियों को शुभकामना भी देता हूं। नया वर्ष है के हंस वाहिनी, के हंस वाहिनी, हे मैया शारदे भवानी सुन, मुझे छोड़ बाकी कवियों को मां जो काम दे। के हंस वाहिनी, हे मैया शारदे भवानी सुन, मुझे छोड़ बाकी कवियों को मां जो काम दे। और मेरे आगे मंच पे ना कभी कोई टिक पाए, खांसी खुर्रा खाजे मैया इन्हें को तमाम दे। खांसी खुर्रा खाजे मैया इन्हें को तमाम दे। और श्रोता जो ना मेरी कविता पे तालियां बजाए, एटीएम से जाली नोट इन्हें को इनाम दे। देखना सब देख कैसे निकलता है। श्रोता जो ना मेरी कविता पे तालियां बजाए, एटीएम से जाली नोट इन्हें को इनाम दे। अब तालियां अब बजाना कि अपने ऊपर आरबीआई खूब मेहरबान रहे, इनको मैया सीबीआई लाके झटूबा में। अपने ऊपर आरबीआई खूब मेहरबान रहे, इनको मैया सीबीआई लाके झटूबा में दे। दीदी जी अभी ओज के कवि की बात कर रही थी, मेरे लिए भूमिका बनी। और मैं कहना चाहता हूं जो शब्द होते हैं कवि, देखना ओज का कवि कैसे पढ़ता है, उसके बाद रचना पे आऊंगा। कि युद्ध से कायरता पास नहीं आती, कि युद्ध से कायरता पास नहीं आती, ताली नहीं बजाओ तो ऐलान पढ़ता रहूंगा। कि युद्ध से कायरता पास नहीं आती, अगर अपनी घरवाली पास हो तो दूसरी नजर नहीं आती। और देखना साहब कि मैं पत्थर को पाषाण बना सकता हूं, कि मैं पत्थर को पाषाण बना सकता हूं, मैं अंबर को आसमान बना सकता हूं। कि मैं पत्थर को पाषाण बना सकता हूं, मैं अंबर को आसमान बना सकता हूं, मैं मरघट को शमशान बना सकता हूं, मैं मानव को इंसान बना सकता हूं। ये बहुत कठिन है कि भारत के वासी हम, कि भारत के नौजवानों, भारती पुकारती है भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। कि भारत के नौजवानों, भारती पुकारती है भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। दांव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। और वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, कि वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, अपना प्रचंड रूप शत्रु को दिखाइए। और एक हाथ में तिरंगा और दूसरे में गंगा लेके फिर वंदे मातरम गीत गाइए। एक छंदों सुनिए देश की एकता और अखंडता के नाम। इसका थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए।
भारत के वासी हम, हिंद के निवासी हम, हमें अपने वतन पर अभिमान है। रानी झांसी महाराणा छत्रसाल हो जहाँ के, ऐसी पुण्य भूमि शस्त्र श्यामला महान है। और कश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक, कि कश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक, भारत का कण कण ईश्वर दान है। और धर्म जाति भाषा प्रांत चाहे हो अनेक, यहाँ एक धरती हमारी एक आसमान। जब हमारा पड़ोसी देश इतना छोटा सा है, फिर भी कभी कभी कुछ दुर्भावनाएं रखकर कुछ ऐसी हरकतें कर देता है जिसके बारे में अभी डॉक्टर साहब ने बताया, तो इस कवित्री के मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें मैंने एक गीत की शक्ल दी है। आप सभी की ओजस्विता को मैं आमंत्रित करती हूँ इस गीत के साथ में, सुनिएगा। किसी माँ पर दुश्मन की गोली, किसी माँ पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है, सीमा पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। ऐसे सिर हिला के सामने चलना है। हम लोग चुप बैठ जाते हैं, इसीलिए उसकी हिम्मत पड़ जाती है। आपकी तालियां उठे तो ऐसी उठे कि उस पड़ोसी देश के कान के पर्दे फट जाएं। कुछ हमें भी करना पड़ेगा, साथ सारा काम सरकार से भी करेगा। किसी माँ पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। और भस्म हो गया था 65 में पाक युद्ध की होली में, ठीक समझ कर डाल दिया लाहौर कराची झोली में। अब के युद्ध हुआ तो ना फिर ताशकंद दोहराएंगे, अब के युद्ध हुआ तो ना फिर ताशकंद दोहराएंगे। पूरे पाकिस्तान पे अब के 3 रंग लहराएंगे, पूरे पाकिस्तान पे अब के 3 रंग लहराएंगे। धधक धधक धधकेगा, धधक धधक धधकेगा अग्नि का अंगारा है, धधक धधक धधकेगा अग्नि का अंगारा है। क्या सिंहों का देश कभी हारा है, जोर से होनी चाहिए, सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। और शांति दूत है हम, दुश्मन पर वार न पहले, क्या है हमारा भारत, शांति दूत है हम, दुश्मन पर वार न पहले करते हैं। इसका अर्थ लगा मत लेना, हम लड़ने से डरते हैं। फिर भोले भाले शंकर को षड्यंत्र होना होगा, नेत्र तीसरा खोल के बम 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 हर हर होना होगा। थर 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 कांपेगा, थर 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 कांपेगा अब के चांद सितारा है, थर 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 कांपेगा अब के चांद सितारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। और जो वीर सैनिक सीमा पर तैनात होते हैं वो भी रिश्ते में हमारे कुछ लगते हैं, किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, किसी के चाचा हैं, किसी के मामा हैं। तो मैंने आंसुओं से भीगी हुई कुछ पंक्तियां लिखी हैं, आप लोग करुणा के साथ सुन लीजिएगा। सीमा की रक्षा करते जब चलती सीमा पर गोली, सीमा की रक्षा करते जब चलती सीमा पर गोली। किसी बहन की राखी होंगे, किसी सुहागिन की रोली। काबा का आशीष और मैया के आंचल की छैया। सर मोबाइल छोड़ दीजिए, ये मोबाइल तो आपको कल भी मिल जाएगा। कीर्ति काले की दोस्त है हम, दुश्मन पर वार न पहले करते हैं। इसका अर्थ लगा मत लेना, हम लड़ने से डरते हैं। फिर भोले भाले शंकर को षड्यंत्र होना होगा, नेत्र तीसरा खोल के बम 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 हर हर होना होगा। थर 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 कांपेगा अब के चांद सितारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। और
सीमा की रक्षा करते जब चलती सीमा पर गोली, किसी बहन की राखी होंगे किसी सुहागिन की रोली। बाबा का आशीष और मैया के आंचल की छैया, पापा चाचा मामा ताऊ और किसी के है भैया, तुम पर नाज समय है। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे देश के लोग अपने सैनिकों का कितना सम्मान करना जानते हैं कि तुम पर नाज समय है, तुम पर नाज समय है। दोनों हाथ ऊपर उठाइए। तुम पर नाज समय है, तुम पर नाज समय है, सारा देश तुम्हारा है। तुम पर नाज समय है, सारा देश तुम्हारा है। क्या सिंधु का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंधु का देश कभी चूहों से हारा है। और आज मेरी आपकी हम सबकी अगर यही इच्छा हो, गीत का अंतिम बंद सुनाती हूँ, सुनिएगा कि अब के आर पार होगा ना कोई भी माफी होगी, अब के आर पार होगा ना कोई भी माफी होगी, सिंह गर्जना ही चूहों के मरने को काफी होगी। और अब तो देश की गद्दी पर एक सिंह ही है। अब के आर पार होगा ना कोई भी माफी होगी, सिंह गर्जना ही चूहों के मरने को काफी होगी। और युद्ध करेंगे और नफरत की खाई को भी फाटेंगे, युद्ध करेंगे और नफरत की खाई को भी फाटेंगे, कुटिल इरादों वाले अब के सिर्फ धूल ही चाटेंगे। घर घर गूंजेगा, घर घर गूंजेगा, घर घर गूंजेगा भारत का जय जयकारा है, घर घर गूंजेगा भारत का जय जयकारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। सबको याद होगी, लेकिन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। हमको अपनी जान से प्यारा देश हमारा है, हमको अपनी जान से प्यारा देश हमारा है। बोलिए भारत माता की जय, जोर से बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बस हमारी भारत माता इसी तरह से आबाद रहे, शाद रहे, उसकी उन्नति होती रहे, प्रगति होती रहे, और हम इसी तरह से गणतंत्र का उत्सव मनाते रहे, स्वतंत्रता दिवस मनाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये जो हमने कविता का मंदिर बनाया है, उस पर कलश रखने के लिए मैं एक ऐसे बड़े कलाकार को, जो रंगकर्मी है, नाटककार हैं, लेखक हैं और कवि भी हैं, ये हमें आज पता चला, मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वे आएं और अपने कुछ शब्द, कुछ उद्बोधन यहाँ पर प्रस्तुत करें सीसीआरटी के बारे में, अपने बारे में और इस कार्यक्रम के बारे में, और साथ में अपनी कुछ रचनाएं भी हम सबके साथ साझा करें। आदरणीय श्री विनोद इंदुरकर जी, और हम लोग एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिवादन करें, जो कि ऐसे व्यक्ति शिकंजे में आते हैं। Dance is an echo of music, and music is poetry of sound. Theatre is action. यहाँ पे और एक अच्छी बात है, theatre presents the world and literature masters the world. अब लिटरेचर जो मास्टर करता है वर्ल्ड, तो फिर कवि क्या करता है, काव्य क्या करता है? काव्य भी तो वही करता है। कॉग्निशन ऑफ द वर्ल्ड ऐसा शब्द है। मुझे ये दुनिया जैसी लगती है वैसी, मैंने इस दुनिया को जैसा जाना है वैसा मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं, कवि ये करता है। जो बात उसके मन में आई है, जो प्रतिमाएं उसके मन में आई है,
जो विजुअल्स उसके सामने निर्माण हुए हैं, उस सारों को शब्दबद्ध करने की ताकत और कौशल्य कवि में रहता है। वो शब्दों का चयन करता है, बहुत कम शब्दों में अपनी बात रख सकता है, ये उसकी ताकत होती है। बहुत ही कम शब्दों में, बहुत बार तो सर 4 ही शब्द होते हैं, तो 4 शब्द भी इतने स्ट्रांग होते हैं, इतने कन्विंसिंग होते हैं कि बात एकदम जहन में घुस जाती है। ऐसे कवि यहां पर इकट्ठा हुए आज। मैं तो कहता हूं कि ये रंगमंच भी रंगमंच नहीं रहा, ये यज्ञ की वेदी बन गई। यहां जिन लोगों ने कविताएं पढ़ी है, सुनी है, सुनाई है और कविता का परफॉर्मेंस दिया, मैं मैंने परफॉर्मेंस की बात कह रहा हूं, काव्य से लिखा नहीं गया, उसे परफॉर्म किया गया। और परफॉर्मेंस बहुत महत्वपूर्ण रहता है। 2 कंडीशन थिएटर की बताई गई है, सारी कलाओं की बताई गई। एक इसेंशियल कंडीशन कहा गया है, वो उसकी कॉन्सेप्ट होती है। किसी भी नाटक का एक कॉन्सेप्ट होता है, किसी भी पेंटिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, किसी भी शिल्प का एक कॉन्सेप्ट होता है और किसी भी कविता का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो कॉन्सेप्ट लेवल पर पहले कविता होती है, कोई भी आर्ट होती है, लेकिन ये एसेंशियल कंडीशन कही गई है, ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं। उसका परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज एंड परफॉर्मेंस बाय द पोएट ऑन द स्टेज, ये उसका सफिशिएंट कंडीशन होता है। जैसे कि हम 8th 9th 10th में पढ़ते थे पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस को डिफाइन करते समय हम ये कहते थे कि दैट दे शुड बी इन द सेम प्लेन एंड दैट दे शुड नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 में से एक भी कंडीशन यदि पूरी नहीं हुई तो पैरेलल लाइंस नहीं कहलाती। उसी प्रकार से कोई भी कला यदि ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करती है, एक कंडीशन कॉन्सेप्ट लेवल की और दूसरी कंडीशन उसके परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस देखा जाएगा। आपके कॉन्सेप्ट कुछ भी हो, आपके विचार कुछ भी हो, आपकी स्टोरी कुछ भी हो, आपकी कहानी कुछ भी हो, आपका प्लॉट कुछ भी हो, लेकिन आखिर में उसका परफॉर्मेंस देखा जाएगा। जब कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उसका परफॉर्मेंस 5 साल के बाद देखा जाता है। जब कोई प्रेसिडेंट बनता है उसका परफॉर्मेंस 5 साल के बाद में जज करता है, जज होता है, ये जनता उसको जज करती है। तेंदुलकर कभी ऐसा नहीं करता कि मैंने 50,000 रन निकाले और आज मैं एक भी शून्य पे आउट हुआ तो भी चल जाए, ऐसा नहीं चलता। उस दिन भी उसको परफॉर्मेंस देना ही पड़ता है। ये जो परफॉर्मेंस की बात है, ये परफॉर्मेंस की बात कोई भी कवि अच्छी तरह से जानता है, इसलिए आज हमको यहाँ पे इतने शानदार परफॉर्मेंसेस देखने को मिले। हर कवि ने जो अपना परफॉर्मेंस दिया है बड़ी ताकत के साथ दिया है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ दिया है। जैसा कि अभी कहा गया कि अलग अलग रसों में दिया गया, नवरस की हम बात कहते हैं, तो सारे प्रकार के रस यहां हमको देखने को मिले। ये उसकी ताकत है कवि। एम्फोसिस देने का जो एक शानदार यहां पर हर कवि ने जो एम्फोसिस दिया शब्दों पर, और शब्दाची फेक म्हणतात मराठी। श्रोताओं ने एक से बढ़कर एक कवियों को सुना, इसके लिए मैं CCRT को धन्यवाद देती हूँ, मेरे साथ आए हुए सारे कवियों को धन्यवाद देती हूँ और आपके चैनल को धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारी बात इतने सारे श्रोताओं तक पहुँचा रहे हैं। आप इसी तरह से आते रहें और हमारी बात पहुँचाते रहें। तो एक और यहाँ पर आज अनाउंसमेंट हुई है CCRT के द्वारा कि और नए कवियों को जो है सिखाया जाएगा और बड़ी अच्छी तरीके से उनको परफॉर्मेंस कराने का मौका दिया जाएगा, तो इस पर क्या कहेंगे? ये तो अपने आप में बहुत अच्छी घोषणा है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो नए होते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं होता। वो नहीं जान पाते कि आगे वो किस तरह से जाएंगे। जैसे कि आज यहाँ के जो चेयरपर्सन हैं इंदुरकर जी, उन्होंने कहा कि कविता लिखना एक अलग आर्ट होती है, लेकिन उस लिखी हुई कविता को प्रस्तुत करना एक अलग आर्ट होता है। तो यहाँ पर अगर नए कवियों को ये सिखाया जाएगा कि कविता लिखें कैसे और फिर उसकी प्रस्तुति भी कैसे करें, तो हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे कवि आगे आएंगे जो प्रतिभाशाली हैं, तो उन्हें प्रतिभा को निखारने का अवसर मिलेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी घोषणा है। जैसे कि CCRT में लोगों का जो हुनर है, हुनर को पहचान करके उसको परफॉर्म करने का मौका दिया जाता है, उसी तरीके से कवियों को भी अपना हुनर को पहचानने का मौका दिया जाएगा। तो इस पे आपका क्या वो है? देखिए, कवियों के लिए ऐसे वर्कशॉप
होते ही नहीं हैं। केवल एक कवि थे जयपुर के सुरेंद्र दुबे जी, जो अपने व्यक्तिगत खर्चे पर कवियों की वर्कशॉप लगाया करते थे और नए कवियों को वहाँ आमंत्रित करके उन्हें सिखाते भी थे। केवल वही एक व्यक्ति मैंने देखे हैं। मुझे कवि सम्मेलन में 35 वर्ष हो गए, मैंने और किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं देखा। बड़े से बड़े कवियों के साथ मैंने काव्य पाठ किया है, लेकिन किसी ने भी इस तरह की वर्कशॉप नहीं लगाई। लेकिन यहाँ सीसीआरटी में बच्चों को बुलाकर नए जो नवोदित कवि हैं उनके लिए बुलाकर उनको सिखाया जाएगा, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो कहीं न कहीं आपके सवाल का जो आपने जवाब दिया है उसका ये भी है कि कहीं न कहीं एक कवि का जो वो होता है, वो कवि जो है किसी का गुरु नहीं बनता है, कि कवि आगे किसी को शिक्षा नहीं देता है कि कहीं मुझसे आगे ना निकल जाए। तो इसलिए कहीं कभी जो है कवियों को खुद ही अपनी मेहनत पे और अपने आप में सीखना पड़ता है। तो यहाँ पर एक नई एक अनोखी पहल की जा रही है कि कवियों को सिखाया जाएगा, जो नए कवि हैं उनको परफॉर्मिंग कराने का मौका दिया जाएगा। तो इस पे क्या हुआ है? नहीं देखिए, कवियों पर दोष नहीं लगा सकते, क्योंकि लिखना एक अलग बात होती है और सिखाना एक अलग बात होती है। उसके लिए एक दूसरी तरह की क्षमता भी चाहिए होती है और मन में इच्छा भी चाहिए होती है, समय भी चाहिए होता है। वो इच्छा और समय और वो टैलेंट सिखाने का वो बहुत कम लोगों में होता है। उसके लिए पैसा भी खर्च करना पड़ता है। व्यक्तिगत रूप से अगर कोई हम करें, इस तरह का वर्कशॉप लगाएं, तो उसमें पैसे भी लगते हैं। तो ये जो सीसीआरटी में ये हो रहा है और ये जब क्रियान्वित होगी ये बात, तो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। और मैं तो चाहती हूँ कि मैं तो पूरी तरह से जुड़ी हुई हूँ। मैं नए लोगों को सिखाने के लिए निःशुल्क यहाँ भी आऊँगी और सिखाऊँगी, जैसे जितना भी ईश्वर ने मुझे ज्ञान दिया है इस विधा का। तो जैसे कि आप अभी बताया कि यहाँ सीसीआरटी में हर महीने एक वर्कशॉप होने वाली है, जो कि कवियों को आगे जो कवियों को तैयार करेगी और कवियों को शिक्षा प्रदान करेगी। जो नए कवि हैं, जो नए आने वाले कुछ सीखना चाहते हैं, उन बच्चों को आगे प्रेरित करेगी। और जो भी सीखना चाहे यहाँ पर सीसीआरटी में संपर्क कर सकता है। यहाँ पर बहुत ही चर्चित जो कलाकार हैं, जो कवि हैं, वो यहाँ पर आकर के उन बच्चों को जो है ट्रेनिंग भी देंगे। तो आप क्या कहेंगे? आपने बहुत अच्छा आज परफॉर्मेंस किया। क्या नाम है आपका? थैंक यू। मेरा नाम ईशान है, ईशान, कहाँ से आए हैं आप? जयपुर से। कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर के। जयपुर के। तो आज जो कहा, आपको कितना टाइम लगा? कितनी बार की परफॉर्मेंस है ये? ये मेरा 5वां कवि सम्मेलन है, पर ये यहाँ पे मैं सिर्फ कीर्ति जी की वजह से पहुँच पाया हूँ, क्योंकि ये मेरी गार्जियन है मंचों पर भी और रियल लाइफ में भी। अगर ये ना होती और आदरणीय मोदी जी जो गीत चांदनी का आयोजन करते हैं, और महामुख सम्मेलन का भी, इन दोनों की वजह से आज मैं जो कुछ भी लिख पा रहा हूँ और जिसे सुना पा रहा हूँ, उनके पीछे इन दोनों का ही हाथ है। और यही बात अगर आज सीसीआरटी करता है, तो मुझे पर्सनली बहुत खुशी होती है कि कोई ना कोई नए लोगों के लिए इनिशिएट ले रहा है। अदरवाइज मंचों पे पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। जैसे कि यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में यहाँ सीसीआरटी में ही कवियों का जो है एक शिक्षा दी जाएगी। तो अब आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि अभी आपकी शुरुआत है, कवि जब बनता है पहली बार में, किस तरीके से कवि मतलब बनने का मौका मिलता है? कवि तो इंसान विचारों से बनता है। अगर आपके पास विचारों की शक्ति है और आपके पास सही गुरु है, तो फिर मंजिल दूर नहीं है। एक सही गुरु अगर यहाँ से मिलेगा, जैसे अगर सीसीआरटी कीर्ति जी को करें, इनके निर्देशन में यहाँ पे बहुत कुछ बदल सकता है। दिल्ली का कवि समाज बहुत प्रबुद्ध है ऑल ओवर इंडिया के मुकाबले। तो यहाँ से अगर एक बेस तैयार हो जाएगा, तो कवि सम्मेलन का उत्थान फिर से शुरू होने लग जाएगा। तो एक चीज और मैं कहूँगा कि जैसे कि कवियों को कहा जाता है कि जितना दिल टूटा होगा उतना ही बड़ा कवि होगा, उतनी ही अच्छी कविताएं निकलेगा। तो आप क्या कहेंगे इस पे? कहते ही हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो पीड़ा से ही, करुणा से ही कविता जन्म लेती है। कोई आवश्यक नहीं है कि वो स्वयं की व्यक्तिगत पीड़ा हो, लेकिन किसी और की पीड़ा को देखकर जब हृदय द्रवित होता है, तभी शब्द फूटते हैं। सारी घटनाएं हमें हमारी अपने साथ हुई हों ऐसी आवश्यक नहीं है। समाज को देखकर, दूसरे व्यक्तियों को देखकर, उन्हें देखकर जो पीड़ा होती है, उस पर भी कवि लिखता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि पीड़ा से, हास्य कवि लोग भी जो भी लिखते हैं, हंसाने का काम करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं पीड़ा से ही उनकी कविता उपजती है। हमारे बीच में ये ओम प्रकाश कल्याणी जी हैं, जो हास्य की कविताएं सुनाते हैं और लिखते हैं। लेकिन इनसे पूछें कि ये कविताएं किस तरह से लिखते हैं। तो आपने आज हरियाणा की कविताएं सुनाई, बहुत ही अच्छी, जो कि लोगों को पसंद भी आई। तो क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगा कि हरियाणवी होगा पहला कवि, हास्य से उपजा होगा गान। तो उस तरह हरियाणा में देखो, व्यवहार में ही हास्य छिपा हुआ होता है, हाजिर जवाबी और हास्य। और कहीं ना कहीं
बचपन में हमारे घर में जो मुहावरा, पिताजी हमारे ऐसे किस्से सुनाया करते थे हास्य वाले, तो कहीं ना कहीं वहीं से है। और दूसरा मतलब मेरा मानना तो ये है कि जीवन में विसंगतियां हैं, परेशानियां हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर लोगों को थोड़ी देर के लिए हंसा दिया जाए अपनी बातों से, तो वो उससे बड़ा पुण्य मुझे नहीं लगता कि संसार में कुछ है। तो मैं कविताएं दूसरी भी लिखता हूँ, लेकिन मैं सुनाता हास्य इसीलिए हूँ कि थोड़ी देर किसी की परेशानी आप कम कर पाए, थोड़ी सी भी, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या आपको लगता है कि जो जितनी समाज में जितनी परेशानियां हैं, जितने लोगों के अंदर के जो जख्म हैं, उनको छुपाने के लिए, हंसने के लिए, जब हंसने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और लोगों को इस तरीके से प्रोग्राम आगे होते रहने चाहिए जाके थोड़ी सी खुशी मिलती रहे लोगों को? बिल्कुल। देखिए, कला और संस्कृति देश की आगे कविताओं के माध्यम से बिल्कुल बढ़ती है। और कई बार जो हास्य कविता ये काम करती है कि जैसे किसी को गीत पसंद नहीं आ रहा, कि कुछ नहीं आ रहा, तो कोई हास्य के लिए भी आ जाता है, लेकिन जब उन गीतों को सुनता है उसको लगता है कि असली कविता तो ये है। तो हास्य कविताएं लोगों को थोड़ा जोड़ने का काम करती हैं, इन यहाँ तक लाने का काम करती हैं। कई लोग सिर्फ हास्य कवि के नाम से भी आ जाते हैं जिनको जानते हैं, लेकिन जब वो यहाँ सुनते हैं कि इतने बढ़िया गीत, इतने श्रृंगार पे भक्ति भाव की, वो सब, तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति, हमारी भाषा उससे आगे बढ़ती है, और ये उसका एक जुड़ाव का एक माध्यम मात्र है हास्य। तो सर, आपने भी बहुत अच्छी कविता कही और लोगों ने पसंद भी किया, आप क्या कहेंगे इसमें? मैं यही कहूँगा कि सभी विधाएं अपना अपना महत्व रखती हैं, और जिस प्रकार नींव का पत्थर होता है, वो बिल्डिंग पूरी उस पर खड़ी होती है, लेकिन वो नींव के पत्थर नज़र नहीं आते। इसी तरह आप इसको हास्य को मान सकते हैं। जो विधा मुख्य रूप से हमारी है, वो नज़र नहीं आती, लेकिन बिल्डिंग जो है ना, उसी के ऊपर खड़ी होती है। तो ये थी इनकी सोच, जो कि हास्य कवियों की बहुत ही अच्छी तरीके से जो कहां से लाते हैं। लेकिन एक बात जरूर है हास्य कवियों की, जो कि एक अगर किसी को कुछ कहा जाता है तो लोगों को बुरा लग जाता है, लेकिन हास्य कवि जो होते हैं वो अपने आप पे ही जोक बनाते हैं, अपनी फैमिली पे जोक बनाते हैं, अपने घर पे जोक बनाते हैं, ताकि आप हंस सको। ऐसा नहीं होता कि आप वो से जोक से जो है उनको कोई प्रॉब्लम होती है, बट आपको हंसा सके, इसी तरीके से बहुत सारी चीजें निकाल करके लाते हैं। तो ऐसी जो चीजें हैं वो कैसे निकलती हैं? देखने का नजरिया होता है। एक आप किसी चीज को सामान्य दृष्टि से देखते हो, हम थोड़ा असामान्य दृष्टि से देखते हैं, तो उससे हास्य जनरेट होता है। और मैंने जैसे बताया, हरियाणा में तो बातचीत में ही हास्य हो जाता है। अब मान लो पत्नी एक दिन कह रही थी कि ऊपर से पतीली उतार दो, मैंने कहा हाथ से उतार लो, अपने हाथ से। तो उन्होंने बोला मेरे हाथ इतने लंबे नहीं है, तो मैंने कहा जुबान से उतार लो। अच्छा। अब वो ये ऐसे ही निकल गया, कोई सोच के नहीं बोला जाता है, लेकिन हाथ से ऐसे ही निकल जाता है बातों में। देखो, ये तो रही हंसी खुशी की बात, जो कि घर में से ही ऐसे पॉइंट निकालते हैं। लेकिन एक बात बताओ, जैसे इन्होंने कहा, क्या ऐसे बोलने से क्या घर में लड़ाई नहीं होती? देखो ऐसा है जी, हास्य कवि जो होता है ना, उसको सबसे ज़्यादा मसाला घर से ही मिलता है, और उसकी पत्नी को बहुत ज़्यादा अनुभव होता है इस बात का, इसलिए वो कभी बुरा नहीं मानती। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूँ पूरे देश को, गणतंत्र दिवस की जो बधाई, और आज राष्ट्रीय बालिका दिवस भी है, तो उसकी भी बधाई मैं देना चाहता हूँ, बेटियों को बधाई देना चाहता हूँ। और एक बहुत अच्छा प्रयास है कि CCRT, मैं यहीं द्वारका में रहता हूँ, और वशिष्ठ साहब के निर्देशन में इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। और बहुत बड़ी उपलब्धि तो ये है कि डॉक्टर कीर्ति काली जैसे अंतर्राष्ट्रीय कवयित्री, उनके संचालन में इतना बड़ा कार्यक्रम जो यहाँ पे हुआ है, इसके लिए निस्संदेह तौर पर जो संस्था के, जो हमारे इसके केंद्र के माननीय जो निदेशक हैं श्री वशिष्ठ साहब, बधाई के पात्र हैं, और जो हमारे इसके अध्यक्ष महोदय हैं वो भी बधाई के पात्र हैं। और हम ये चाहते हैं कि द्वारका उपनगरी में इस प्रकार के कार्यक्रम समय समय पर होने चाहिए, ताकि एक जागरूकता आए। और निश्चित तौर पर जैसे कि यहाँ पे कहा गया है, इस प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा जागरूकता फैलाई जाएगी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा मिलेगा, और अच्छे से अच्छा रूप दिया जाएगा कार्यक्रमों को। ये इस द्वारका नगरी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि कि CCRT यहाँ पर है, ये अवसर हमें यहाँ मिल रहा है। तो आपके एक सवाल का जवाब दे दूं। आपने कहा कि आप हास्य निकालते हैं घर से, तो कभी लड़ाई नहीं होती। तो लड़ाई होती है, लेकिन तब होती है जब हम लिफाफा नहीं देते घर पे। लिफाफा तो बाद में। एक्चुअली क्या है कि जो कवि जो होते हैं, मैं अब आपको बताऊं कि लड़ाई का मतलब ये नहीं होता कि लड़ाई कैसे होगी, लेकिन उसमें भी दो बातें कर जाते हैं, गोलमोल कर जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक आदत पड़ जाती है, और ऐसा नहीं है कि कई बार तो वो भी कविताएं लिखने लग जाती हैं। इतनी कविताएं सुनती हैं, इतनी सुनती हैं कि वहां से भी निकलने लग जाती है। तो मुझे लगता है वहां से भी कॉपी करके लाते होंगे।
तो आपने अपने ही उस पे घर की लड़ाइयों को लेकर के बहुत सारी चीजें आपने जो कविताएं बनाई, किस तरीके से बनाई, एक बार यहाँ पर जो प्रोग्राम था उसमें कैसा लगा आपको? सर कार्यक्रम तो बहुत ही अच्छा था। आदरणीय वशिष्ठ जी ने बहुत ही शानदार कार्यक्रम रखा और मुझे तो एकदम लास्ट में सारी टीम बनने के बाद बुलाया गया। और जो आपने कहा कि हंसना, तो दरअसल हमारे देश में अगर हम आसपास देखते हैं, समाज में देखते हैं, तो इतना तनाव हो चुका है आज की डेट में कि लोग हंसने के बहाने ढूंढ रहे हैं। तो उन बहानों को ढूंढने के लिए अगर हम किसी दूसरे पर हंसते हैं तो वो उपहास हो जाता है, महाभारत हो जाएगा। लेकिन अगर खुद पर ही हंसा जाए तो कोई बुराई नहीं है, उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम बचपन से पढ़ते आए कि ये समकोण है, ये त्रिकोण है, ये, लेकिन कभी भी ये नहीं पढ़ा कि ये दृष्टिकोण है। तो मेरा अपनी सोच ये कहती है कि सिर्फ दृष्टिकोण बदल लीजिए, आपको हर बात में हास्य मिल जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ मेरा ये मानना है कि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो वो श्रमदान कहलाता है, अगर ये हाथ, और अगर हम किसी को हंसा देते हैं, उसका खून बढ़ जाता है, तो मुझे लगता है वो हमारी तरफ से रक्तदान की श्रेणी में आता है। तो इसीलिए मैंने हास्य चुना और मैं 4 पंक्तियाँ हमेशा कहती हूँ। जो मेरा जीवन है, जो मेरे आसपास लोग रहते हैं, वो जानते हैं कि मैं ऐसे ही जीती हूँ कि किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, अपना बना लो तो आदत हो जाती है। मैंने जान लिया दिल में रहता है खुदा, लोगों को हंसा लो इबादत हो जाती है। तो बहुत ही अच्छी आपने वो दी लास्ट जो एंड किया आपने जो हमारी वीडियो का, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से एंड किया। इसी तरीके से आपने जो मंच पे भी उसी तरीके से किया और लोगों ने आपकी जो कविताएं हैं बहुत सराहा भी। तो हम आपको इसी तरीके से लोगों को हंसाने के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं कि ताकि आप इसी तरीके से लोगों की जो खुशी है बरकरार रखें और 2 बूंद जो डोज हैं उनकी ब्लड की बढ़ाने की, वो हमेशा इस तरीके से चलता रहे। धन्यवाद।